नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि गणित के अति ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का, बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट है। और इसमें हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें ज़रूर कर लें। इससे पहले भी हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से एक वहाँ पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया है सेट में कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 के दशमलव प्रसार का दशमलव कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। यानी कि यदि हम इसका दशमलव प्रसार करें तो कितने अंकों के बाद वो यहाँ पर डिवाइड यानी कि रुक जाएगा, उसका मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है कि ये हमें संख्या दी हुई है, तो हमें इसका जो हर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो हमें प्राप्त हुए या में कि 5 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरीक़ा से 2 गुणा 5 की घात 4, यानी कि 5 जो है वो 4 बार आया है। यदि आप शॉर्ट में कहें तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसका ये है, यानी घात 4 है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 2 पे 1 घात है और 5 पे 4 है। अगर शॉर्ट में हम कहें तो ये 4 अंकों बाद जो बड़ी घात होगी, यानी उतने अंकों बाद ही इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, 4 अंकों बाद। तो हम अगर इसका आंसर शॉर्ट में करें तो दशमलव के 4 अंक बाद, तो दशमलव के 4 स्थान बाद यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि आप इसमें पूछा जाए आपसे कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए अगर हम इसको करते हैं कि ये संख्या 14,587 बटे इसके हमने फैक्टर किए 2 गुणा 5 की घात 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर केवल 1 ही है। तो यानी कि आप जितना कम है ये वाला, तो 2 की घात 3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर ये 3 है और 1 4 हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, और ऊपर ये 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 8 से इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, मैंने यहाँ लिख लिया पहले ही, 11 6 6 9 6, ये इतना हो जाएगा। अब ये वाली संख्या जो है 11 6 6 9 6 बटे ये होगा 2 गुणा 5 10 की घात 4। तो हम अगर 10 की घात 4 आई है तो यहाँ 4 अंकों बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये वाला जो दशमलव में रूप हो जाएगा 1 2 3 4 अंक बाद ये दशमलव रूप पूछता है तो ये दशमलव रूप यहाँ हो जाएगा। अगर केवल यही पूछता है कितने अंकों बाद ये शांत हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, आपको यही देखना है, यानी कि 4 अंकों बाद। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, यदि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संगत। संगत कब होता है? संगत तभी होते हैं समीकरण युग्म जब समीकरण युग्म का कोई ना कोई हल हो, चाहे एक अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है। प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि संगत हो सकता है, ये भी हो सकता है। सदैव संपाती होती हैं, यानी कि संपाती सदैव की बात कर रहा है यहाँ पर, तो संपाती जरूरी नहीं है कि सदैव संपाती हों। समांतर होती हैं, अगर समांतर होंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल ही नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत। लेकिन यहाँ पर संगत की बात की गई है। तो और देखते हैं अभी हम। और डी में हमें दिया है प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं। देखिए, जब प्रतिच्छेद करती हैं तब भी अद्वितीय हल होता है, और संपाती हैं तो इसके अनेक हल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि संगत तभी हो सकता है, यानी कि ये दोनों ही, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला जो है यहाँ संगत तो होता है, लेकिन अगर ये और ज़्यादा सुटेबल है तो यही हमारा आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी त्रिभुज की माध्यिका है। ये वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो ए डी है ये माध्यिका है। जब माध्यिका होती है, देखिए किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, यानी कि वो ये माध्यिका इस पर यहाँ मिल रही है, शीर्ष ए से डाली गई है, तो ये इस वाली भुजा को बी सी को समद्विभाजित करती है, यानी कि डी जो है ये पॉइंट, ये इस भुजा को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर
सी डी होगा। जब बी डी बराबर सी डी है, दोनों बराबर हैं, तो इनके अनुपात भी समान होंगे। तो समान अनुपात यहाँ किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 1:1 हो या 2:2 हो, ये समान अनुपात है, तो यही इसका आंसर सही होगा। तो बी डी अनुपात सी डी पूछा है, तो बी डी और सी डी दोनों बराबर हैं। तो अगर हम जैसे दोनों बराबर हैं तो 2 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? 1/1, यानी कि 1:1 ही होगा। तो यही इसका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में। देखिए, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण होता है इसका 60 अंश होता है। यदि ए डी लंब बी सी, जो ए डी है वो बी सी पर लंब है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इन सभी विकल्पों में अगर हम ध्यान से देखें, ए बी और ए डी इन दो में ही संबंध है, और ए डी क्या है? लंब है। इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि ये हो गया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज, इसमें ए डी लंब है। हमें ए बी और ए डी इनका संबंध दिया हुआ था। अब ये इसमें लंब है, तो ये वाला हो गया 90 अंश का कोण। तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी, अगर हम केवल ए बी डी की बात करें, ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? 90 के सामने कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 के सामने कर्ण हो गया, मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। तो ए बी का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से हम ले रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग। तो 90 के सामने वाला देखिए, ये वाला जो कर्ण हो गया, ए बी का वर्ग बराबर आधार, ये इसका आधार हो गया, तो बी डी का वर्ग और प्लस ये लंब हो गया आपका ए डी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर, अब बी डी जो है, देखिए समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर हो गया सी डी। ये वाली जो भुजा है बी डी जो बराबर होगी सी डी के, और बराबर होगी 1/2 बी सी, इस पूरी भुजा की आधी होगी। तो हम बी डी के स्थान पर 1/2 हम बी सी भी लिख सकते हैं। तो इसका वर्ग हो गया प्लस ए डी का वर्ग, या ए बी का वर्ग बराबर, इसका हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/4 बी सी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। अब बटे में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, देखिए बटे में 4 है, तो पूरे समीकरण को 4 से ही आप गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ 1/4 में जब 1/4 से गुणा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी सी का वर्ग, और प्लस यहाँ 4 से गुणा होगी तो 4 ए डी का वर्ग। यानी हमने पूरे समीकरण को 4 से यहाँ पर गुणा किया है। अब बी सी को आप इधर ले आएंगे, 4 ए बी का वर्ग इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पर ए बी ही रख सकते हैं। तो इधर आएगा तो हम ये ए बी का वर्ग, क्योंकि हमें ए बी और ए डी का ही संबंध उसमें दिया हुआ है। तो 4 में से अगर 1 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? तो यहाँ बच जाएगा 3 ए बी का वर्ग बराबर 4 ए डी का वर्ग। तो ए बी और ए डी में ये संबंध हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 3 ए बी का वर्ग बराबर 4 ए डी का वर्ग जो हमने निकाला है वो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। ये इसका मान जो बराबर होगा इनमें से किसके बराबर होगा? देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये हमें दिया हुआ है, तो 2 tan 30 का मान जो होता है वो 1/√3 होता है, और 1 प्लस यहाँ वर्ग दिया है तो यहाँ 1/√3, तो यहाँ इसका वर्ग हम कर लेंगे। देखिए इधर तो इसकी गुणा करेंगे तो होगा 2/√3 बटे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, स्क्वायर करने पर जो रूट है वो हट जाएगा। तो ये अब हो जाएगा आपका 2/√3 और इसके बटे इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका 4/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 ये कुछ ऐसी तरीक़ा से हो जाएगा, यानी कि 2/√3 गुणा
यहाँ जो है 4/3 है तो ये गुणा में आ जाएगा भाग की जगह पे, 4/3 का हो जाएगा 3/4। अब 2 से हम 4 को 2 बार कर लेंगे और √3 से जो 3 है वो 3 बार √3 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का मतलब हो गया √3 गुणा √3। तो इस √3 से 1 कैंसिल हो गया, बच गया 1 बच गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो है आपका √3 और नीचे है 2। तो √3/2 किसका मान होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। √3/2 आया है हमारे पास, तो √3/2 होता है sin 60 का मान, इसलिए sin 60 ही हमारा इसका आंसर जो है sin 60 सही होगा। अब tan 60 तो केवल √3 होता है और cos 60 जो होता है हमारा 1/2 होता है और sin 30 का मान ये भी 1/2 होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो sin b + c/2 बराबर होगा। इसमें किसके बराबर होगा, sin b + c/2। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी है, थोड़ी सी बड़ी है, आप इसको ध्यान से देख लें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको इसको अगर बड़ी लगती है थोड़ी स्किप करके इसको भी देख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है। जब त्रिभुज के अंतःकोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। ये आप लिख भी सकते हैं, पर हम तो यहाँ MCQ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा शॉर्ट में ही कर लेंगे। अब या B + C बराबर ए को उधर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा 180 - a हो जाएगा। अब हम बटे में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें बटे में 2 दिया हुआ है तो 2 कब आएगा, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को 2 से भाग देंगे तो ये इस तरीक़ा से हो जाएगा B + C/2 बराबर 2 का भाग देंगे तो ये 90 - a में देंगे तो a/2 ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है क्या साइन दिया हुआ है, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए। दोनों तरफ अगर हम साइन लेंगे तो यहाँ भी साइन हो गया और यहाँ पर भी हमने साइन ले लिया, तो ये आपका रहेगा sin b + c/2 और यहाँ sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, यानी cos a/2। sin 90 यहाँ साइन है तो a/2। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको वैसे भी MCQ की जगह थ्योरिकल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू cos a/2 हो जाएगी। तो cos a/2 कौन सा दिया हुआ है, ये वाला, माइनस में भी दिया है लेकिन हमारा ये जो है प्लस वाला आंसर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है निम्न में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय की प्रवृत्ति की जो माप है, देखिए माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं, लेकिन जो मानक विचलन है वो उसमें नहीं आता है, इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही है। क्योंकि हमें पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो मानक विचलन इसमें ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा हुआ है कि समीकरण 2x² + 10x - 48 बराबर 0 के मूलों का योग है। इसका मूलों का योगफल पूछा है। देखिए ये हमें समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण हो गया हमारा। यहाँ पर अगर हम इस समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करते हैं तो यहाँ पर a = 2 यानी x² गुणांक a होता है और x का जो गुणांक होता है वो b हो गया, b का मान 10 और c जो होता है वो होता है अचर पद। मूलों का योगफल पूछा है तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। योगफल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो -b, b का मान हमें 10 दिया है और a का मान कितना है 2, तो 2 × 5 = 10, तो ये बराबर कितना आ जाएगा -5। ये योगफल -5 हो गया। अगर गुणनफल पूछा जाता अल्फा बीटा तो ये होता है c/a। अब c का मान कितना है -48/a। अब a का मान हमें 2 दिया है, अगर हम 2 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा -24। तो मूलों का जो योगफल है वो -5 हो जाएगा और मूलों का गुणनफल पूछा जाता है तो -24। तो हमें यहाँ पूछा है मूलों का योगफल पूछा है, तो मूलों का योगफल -5 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग होगा। ये हमें बारंबारता बंटन दी हुई है, इसमें माध्य का वर्ग पूछा है। देखिए ये हमारी बारंबारता बंटन है
तो माध्य का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसकी संचय बारंबारता सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो संचय बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं, देखिए पहले वर्ग की बारंबारता ये 4 ही रहेगी। अब इसको क्रॉस जोड़ेंगे, 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, 8 और 8 यहाँ 16 हो जाएगा, 16 और 10 26 हो जाएगा, 26 और 12 38, 38 और 4 हो जाएगा 42। तो n बराबर, तो बारंबार यहाँ पर जिसका जो योगफल आएगा वो इसके बराबर ही आए, क्योंकि ये भी योगफल है, बारंबार जो योगफल होगा वो n, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 42 ही होगा। अब n 42 है तो n/2 कितना होगा ये हमें देखना है, n/2 हो जाएगा 21 हो जाएगा, n/2 यानी कि इसका आधा होगा 21। अब जो 21 है वो हमें देखना है कि संचय बारंबारता में कौन से पद के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ 4 तक आएंगे, यहाँ 8 तक, यहाँ 16 तक आएंगे, 16 से बड़े और 26 तक के पद इसी में आएंगे। तो हमारे पास ये 21 है, तो 21 भी हमारा इस 26वें पद के अंतर्गत आएगा, ये वाला। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा माध्य का वर्ग है। n/2 जिस पद के अंतर्गत आता है वही आपका क्या हो जाता है, माध्य का वर्ग हो जाता है। इसमें ये 30 जो है निम्न सीमा, अगर आपसे कभी कभी निम्न सीमा या उच्च सीमा पूछे तो ये निम्न सीमा होगी माध्य का वर्ग की, ये वाली उच्च सीमा होती है ये। तो यहाँ हमें जो पूछा है इस क्वेश्चन में कि माध्य का वर्ग पूछा है, तो 30 से 40, ये 30 से जो 40 है वही हमारा माध्य का वर्ग होगा। अगर हमें सारणी में बहुलक वर्ग पूछा जाए तो बहुलक वर्ग दूसरे तरीक़ा से फिर वो निकलता है। तो इसमें 30 से 40, तो 30 से 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, एक स्टीमर की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टीमर को धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने, 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, जबकि धारा की जो चाल दी हुई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जब धारा इधर को बह रही है और स्टीमर भी इधर इसी दिशा में जाता है तो वो होता है अनुकूल। तो इस जब अनुकूल जाएगा यानी धारा की दिशा में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, तो दोनों की जो चाल है वो प्लस हो जाएगी। लेकिन यहाँ प्रतिकूल की बात कर रहा है, यानी धारा इधर बह रही है और वो इधर जाएगा यानी अपोजिट दिशा में, तो यानी कि जो चाल होगी जाएगी वो माइनस हो जाएगी। जब स्टीमर विपरीत दिशा में जाएगा धारा के में, तो उस समय जो चाल होगी दोनों की वो माइनस में हो जाएगी। अब हमें स्टीमर की चाल 15 दी हुई है और धारा की 5 है, तो 5 माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा 10, यानी कि जो चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। अब दूरी हमें 60 किलोमीटर जाने में, तो दूरी 60 है, समय निकालना है, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे। तो उसको 6 घंटे लगेंगे, तो उसको 6 घंटे लगेंगे, जिसमें 6 घंटे यानी कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता धारा के अनुकूल जाता है, तो अनुकूल जाएगा तो 15 + 5 दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो ये चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और 60 किलोमीटर जाने में उससे समय लगेगा 20 × 60, तो फिर उसको क्या लगेंगे 3 घंटे लगेंगे। अगर धारा के अनुकूल जाएगा धारा की दिशा में तो उसे 3 घंटे लगेंगे, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, और विपरीत जाता है तो लगेंगे 6 घंटे। तो हमें यहाँ पर विपरीत पूछा है प्रतिकूल, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 6 घंटे, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं A तथा B ये दोनों बिंदु हैं, इनसे समदूरस्थ है। हमें जो बिंदु पूछा है वो y अक्ष पे पूछा है, जो इन दोनों बिंदुओं से A और B से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, के निर्देशांक कौन से होंगे। देखिए हम ये मान लेते हैं कि y अक्ष पर जो स्थित बिंदु जो होगा वो हमने P मान लिया, जिसके निर्देशांक हैं 0, B। y पे पूछा है तो x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। अगर हमें x अक्ष पे पूछा जाता तो वो होता a, 0। x अक्ष पे जो होगा y निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। क्योंकि ये वाला जो बिंदु है वो a और b से समदूरस्थ है, तो हम इसको कह सकते हैं कि AP बराबर BP, यानी कि जो दूरी A और P की है वही दूरी B और P की है, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो वर्ग होंगे वो भी बराबर होंगे, तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का जो सूत्र आप जानते हैं कि x1 - x2 का वर्ग होता है प्लस y1 - y2 का वर्ग,
रूट में। ये होता है बीच की दूरी का सूत्र। ये इनके बीच की दूरी है तो हम इसकी बीच की दूरी निकाल लेते हैं। हमें वर्ग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट की ज़रूरत नहीं लगाने, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट हट जाएगा। तो ए और पी के बीच की दूरी देखिए, ये ए है और पी ये है, इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। x1 यानी कि हम कर सकते हैं x1 यहाँ x1 y1 और x2 y2, तो 0 - 6 का वर्ग और प्लस b - 5 का वर्ग, तो ये जो बराबर होगा bp, यानी कि b और p के बीच की दूरी होगी, ये b है। तो x1 - x2 अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस b माइनस यानी कि 3 का वर्ग, ये इस तरीक़ा से होगा। ठीक है, अब इसको हम 0 में 6 माइनस करेंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा। तो -6 का वर्ग देखिए मैं लिख देता हूँ 36 ही लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ a - b का होल वर्ग सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + b², 5 का वर्ग 25 हो गया, और -2ab गुणा करेंगे तो 5 भी डबल होकर आ जाएगा 10b। अब 0 + 4 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, a - b का होल वर्ग तो a² + b² यानी कि 9 हो जाएगा, -3 का वर्ग, और -2ab तो ये 3b गुणा करने पर इसका डबल हो जाएगा 6b। अब b² से हम b² कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए 36 और 25 इनको जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 61 हो गया, 61 माइनस के 10b बराबर 16 और 9 ये हो गए 25 माइनस के 6b। अब 6b को इधर ले आइए आप, माइनस के 10b ये प्लस का हो जाएगा 6b, ये इधर आएगा 25 माइनस 61 हो जाएंगे। तो यहाँ 10 में से 6 अगर माइनस करेंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस के 4b बराबर 61 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस के 36 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान जो होगा वो 9 आ जाएगा। b का मान कितना होगा 9। अब हमें जो बिंदु माना था वो माना था हमने क्या, p वाला जो था वो हमने माना था 0, b, तो 0, b, तो ये हो जाएगा 0, b का मान हो गया 9। तो यानी कि 0, जो 9 है वो बिंदु है y अक्ष पर जो a और b से समदूरस्थ है। अब 0, 9, तो ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ माइनस का है लेकिन हमारा आंसर प्लस का आया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। प्रश्न संख्या 12 में हमें दिया हुआ है, भूमि पर स्थित एक बिंदु P से एक 12 मीटर ऊंचे वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो वृक्ष की छाया की लंबाई होगी। वृक्ष की छाया की लंबाई हमें पूछा है। देखिए प्रश्न है इस तरीक़ा से, ये भूमि पर स्थित कोई बिंदु P है और ये 12 मीटर एक ऊंचा एक पेड़ है, जिसकी ये छाया P भी इसकी छाया बनेगी, क्योंकि छाया तो इधर साइड में बनेगी या इधर बनेगी, तो ये हम इसकी छाया होगी। तो इस छाया की जो लंबाई हम उसको मान लेते हैं x मीटर, ये x मीटर हमने छाया की लंबाई मान ली। तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसको अगर हम करेंगे, हम शॉर्ट में ही प्रश्नों को यहाँ हल कर रहे हैं और थोड़ा हम जल्दी हल कर रहे हैं, तो आप इसलिए ध्यान से समझते रहें। तो समकोण त्रिभुज ABC में 30 अंश दिया है, यहाँ ये इस 30 अंश के सामने, इस वाले P के सामने ये लंब हो गया, ये वाला आधार होगा, और 90 के सामने हमेशा ये कर्ण होता है, तो tan 30 अंश लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप लिख लेंगे, तो tan 30 अंश, समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा PB। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो AB का मान हमें 12 दिया हुआ है और ये हमें x हमें निकालना है। गुणा करेंगे तो x बराबर इसकी गुणा हो जाएगी इसमें 12√3, तो 12√3, और x हमने क्या माना है छाया की लंबाई, तो यानी कि छाया की लंबाई 12√3 मीटर, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, व्यासों 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, दो वृत्त हैं जिनका व्यास है 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। देखिए यहाँ ही आपको समझना है, योग के बराबर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हमें पूछी है। तो देखिए नए वृत्त की जो परिधि है, जैसे क्वेश्चन में दिया है नए वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि होगी 2πr1 और प्लस 2πr2, इन दोनों वृत्तों की परिधियाँ हो गई।
तो 2πr बराबर, यहाँ देखिए 2π दोनों में कॉमन है तो हमने 2π कॉमन ले लिया, तो यहाँ r1 प्लस r2 बच जाएगा। तो 2π से हम इस 2π को कैंसिल कर सकते हैं, तो r बराबर हमारे पास बचा r1 प्लस r2। अब r1 और r2 क्या है, वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त का व्यास 36 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले की 18 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 20 का आधा 10 हो जाएगी। 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो जो हमारा जो नया वृत्त है उसकी जो त्रिज्या 28 हो जाएगी, इसका व्यास पूछेगा तो 28 दूनी 56 हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थ्योरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 28 ऑप्शन है या नहीं है, देखिए 28, ये हमें त्रिज्या पूछी थी, त्रिज्या 28 हो जाएगी, व्यास पूछता तो 28 का डबल यानी कि 56 सेंटीमीटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी घड़ी की सुई की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए इसमें जो हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं थोड़ा जल्दी कर रहे हैं और ज़्यादा हम सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में केवल हमें ऑप्शन को सही करना होता है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि समय ज़्यादा न लगे। देखिए मिनट की जो सुई है 5 मिनट में बने त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा। देखिए घड़ी की जो सुई है जब पूरी घूमती है वो 360 के एंगल पर घूमती है, पूरा एक चक्कर लगाती है और 1 घंटे में होती है 60 मिनट। 60 से इसको भाग देंगे तो 6 अंश का, यानी कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अब जितने मिनट हैं, जैसे हमें 5 मिनट दिए हैं तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 अंश का बनाएगी। अगर हमें 10 मिनट दिए होते तो हम 10 की गुणा कर लेते, इसमें 10 गुणा 6 60 अंश हो जाते। जितने मिनट दिए हैं उसको आप 6 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अब त्रिज्या खंड का कोण क्या होता, क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है 30 हो गया है, 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर जो त्रिज्या है वो सुई की लंबाई है, सुई की लंबाई हमें आर ही दी हुई, इसलिए हम यहाँ पर आर ही रख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर लिया हमने, 3 से 1 बार और 3 से हो जाएगा 12 बार, तो ये आंसर हो जाएगा 1 बटे 12 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1 बटे 12 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो इसमें यहाँ दिया है 12 तो इसको हम मान सकते हैं 1 बटे 12 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा सही आंसर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो इसको देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार का व्यास होगा। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वो बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 100 पाई दिया है। तो पाई से हम पाई कैंसिल कर लेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। और अगर हम आर निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर निकालें 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, वो 10 होगा। और 10 क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। हमें पूछा है व्यास, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 10 का 2 गुना 20। तो 20 कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। आयतन पूछा जाए तो आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। इस तरीक़ा से हमने ये प्रश्न सभी हल कर लिए हैं। और आप इस प्रैक्टिस सेट को 1-2 बार ज़रूर देख लें ताकि आपके प्रश्न सभी अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक अगली नई प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।